गढ़वी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस नागपुर के सबसे घटिया कॉलेजेस में से एक। लोकल पॉलिटिशियन पंकज गढ़वी को अपना ब्लैक का पैसा व्हाइट करना था, इसलिए उसने इस कॉलेज को बना दिया। 8 साल पहले जब ये कॉलेज खुला था तो पूरे शहर भर में ढिंढोरा पीटा गया था। बेस्ट कॉलेज इन टाउन, 100% प्लेसमेंट गारंटीड, वर्ल्ड्स बेस्ट फैकल्टीज इन टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे पोस्टर्स लगाए गए थे कि आंखें पढ़कर हैरत में पड़ जाएं। ऐसा नहीं था कि इससे पहले नागपुर में अच्छे सरकारी कॉलेजेस थे ही नहीं, थे, मगर उन्होंने इस तरह की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और पोजीशनिंग नहीं की थी जिस तरह की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और पोजीशनिंग गढ़वी इंस्टीट्यूट वालों ने की थी। वैसे ये गढ़वी वालों का पहला कॉलेज नहीं था। इस कॉलेज के बनने के 5 साल पहले ही पंकज गढ़वी साहब ने एक और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया था, गढ़वी कॉलेज ऑफ टेक्निकल रिसर्च। ये भी इंजीनियरिंग कॉलेज ही था, बस नाम अलग था। वो कॉलेज भी अच्छा ही चल निकला था। उस कॉलेज से भी काले धन को सफेद ही किया गया था। गढ़वी साहब को शिक्षा का ये धंधा पसंद आने लगा, क्योंकि इस देश में बच्चों इंजीनियर और चूतिया बड़ी आसानी से बन सकते हैं। ये कोड गढ़वी ने बड़ी जल्दी ही क्रैक कर लिया था, मगर गढ़वी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस देश में एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इंजीनियरिंग कोर्सेज की कोई पूछ परख नहीं होगी। बच्चों को दूसरी फील्ड्स भी लुभाने लगेंगे। फिल्म मेकिंग, सीए, सीएस, बीबीए जैसी चीजों से भी जनता मूर्ख बनाई जा सकेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज से 8 साल पहले जो इंजीनियरिंग का माहौल इस देश में था वो अब नहीं रहा था, और इसमें सारा कसूर माहौल का ही नहीं था। कुछ तो गढ़वी जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की भरमार और झूठे वादों की झड़ी भी थी, जिसने पूरी तरह से इंजीनियरिंग की नैया डुबो दी थी। पॉलिटिशियन गढ़वी का पहला वाला कॉलेज तो ठीक ठाक ही चल रहा था, मगर दूसरा कॉलेज मरने की कगार पर आ गया था। ज्यादा फीस और पढ़ाई के गिरते स्तर के चलते वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज और टेक्नीशियंस गढ़वी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस को छोड़ छोड़कर जाने लगे। लेकिन गढ़वी नाम का कंजर आदमी इस गढ़वी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के तमाशे को बंद नहीं कर सकता था, क्योंकि शिक्षा का धंधा एक ऐसा धंधा है जहां उम्र के साथ साथ अफैफ का रेट बढ़ता ही जाता है। क्योंकि भाई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से एक मोटी तगड़ी ग्रांट आती है। उस ग्रांट की थोड़ी सी मलाई गढ़वी के आदमी इंस्पेक्शन वालों को चटा देते थे। हेंस सबकी नैया अपरंपार थी और बड़ी ही सुख से चल रही थी। और साथ साथ गढ़वी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कई सारी बाकी परीक्षाओं के लिए एग्जाम सेंटर हुआ करता था। उन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने वाले यूपीएससी या बैंक डिपार्टमेंट भी पैसे दे दिया करते थे, तो गढ़वी की जेब में ये माल भी जा रहा था। गढ़वी अपने फटे हाल कॉलेज के दम पर अपनी विधायकी और पार्टी का भला करने में कोई कसर नहीं रख रहा था। लेकिन ये तो हुई एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की बात, जो लाखों में खेल रहे थे। पर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स थे जिनके लिए गढ़वी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस अब कोई शिक्षा संस्थान नहीं रह गया था, बल्कि अब ये जगह बन चुकी थी एक अड्डा नशे का, बदमाशी का, ड्रग्स का और चीटिंग का। जब क्लास में कोई फैकल्टी ही नहीं आएगा तो बच्चे क्या खाक पड़ेंगे? कुछ बच्चे जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते थे, वो 1 महीने में ही कॉलेज की ये हालत देखकर वहां से निकल जाते थे, ड्रॉप ले लेते थे या फिर इंजीनियरिंग ही छोड़ देते थे। मगर जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं, उन्हें इस नरक में ही अपने अगले 4 साल बिताने पड़ते। ऐसा ही एक था साहिब गुप्ता। हर गुप्ता जी के लड़के की तरह साहिब भी स्कूल से ही पढ़ने में अच्छा था। घर की हालत ठीक ना थी, बाप बचपन में ही गुजर गए थे। माँ और बड़ी बहन के दम पर उसका पालन पोषण हुआ, मगर इस बात को साहिब ने कभी दिल पर नहीं लिया। उसे बस बचपन से एक बात पता थी, वो ये कि पैसा भगवान है और वो ज्यादा पढ़ाई करके ही कमाया जा सकता है। इसलिए बचपन से तन मन धन के साथ साहिब ने बस पढ़ाई की। जहां स्कूल में बच्चे एनुअल डे फंक्शन पर चमकीले कपड़े पहनने और डांस नाटक करते, साहिब पढ़ता रहता। जहां स्कूल में बच्चे एक दूजे को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते,
साहिब पढ़ता रहता। जहां स्कूल में बच्चे ट्रिप प्लान किया करते और पिकनिक पर जाते, साहिब सिर्फ और सिर्फ पढ़ता रहता। साहिब का डेडिकेशन इस हद का था कि एक बार एक क्लास में उसके 89% आ गए थे और उसके अगले 3 दिन खाना ही नहीं खाया था। वो टॉपर तो हमेशा से ही था, लेकिन अब उसकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ खुद से हो गई थी। और ऐसी हालत में या तो कोई जीत जाता है या पूरी तरह से हार जाता है। किसी भी स्टूडेंट को गढ़वी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जैसा घटिया कॉलेज तभी मिल सकता था जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद कॉलेज अलॉटमेंट के चॉइस फिलिंग में TFW पर टिक करेगा। जी हाँ, TFW यानी ट्यूशन फीस वेवर। ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर फीस के अंदर का मेजर हिस्सा जो ट्यूशन फीस का होता है वो माफ कर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि TFW वाली सीट्स हर कॉलेज में बस 5-6 ही होती हैं, इसलिए ये स्टूडेंट के IIT वाले मार्क्स पर ही निर्भर करता है कि आखिर वो कौन सा कॉलेज पाता है। अगर TFW स्कीम को हटा दिया जाए तो साहिब को नागपुर का अच्छा कॉलेज मिल रहा था, मगर पैसा हर बार उसके जीवन का डिसाइडिंग फैक्टर बन रहा था। और कॉलेज अलॉटमेंट का समय भी यही हुआ। साहिब का घर उसकी बड़े कॉलेज की 1 लाख पर ईयर वाली फीस अफोर्ड नहीं कर पाया। लोन के लिए अप्लाई किया, लोगों से कर्जा मांगा, हाथ तक फैलाए, लेकिन दुनिया ने जालिम बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो थक हार कर TFW स्कीम के सहारे मात्र 10,000 प्रति साल की रकम पर साहिब का दाखिला हुआ गढ़वी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में। और यहां से उसकी जिंदगी कहां निकल गई ये तो बस आप सुनते ही जाइएगा। आज बैंक PO का पेपर था, जिसके लिए नागपुर से करीब 1500 लोगों का सेंटर गढ़वी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस था। बीते 1 साल में गढ़वी कॉलेज ने अपनी पहचान बना ली थी। पहचान कि यहाँ पर चीटिंग बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। चीटिंग कई बार खिड़की से होती है, कई बार बाथरूम से, कई बार चपरासी से और तो और कई बार ड्रोन से भी। इसके बदले गढ़वी के बच्चे काफी पैसा कमा लेते थे, लेकिन इस बार बैंक एक एग्जाम कंडक्ट करने वाली कमेटी ने भी कमर कस ली थी। सभी को ये पता ही था कि गढ़वी में चीटिंग होगी, इसलिए बैंक अथॉरिटीज ने पुलिस वालों के साथ साथ गनमैन को भी तैनात कर रखा था। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत एक्शन लेने के इंस्ट्रक्शन उन्हें दिए गए थे। ड्रोन पर उड़े तो उसे ढेर करने का आदेश दिया गया था। सब कुछ एकदम स्ट्रिक्ट और ऑन पॉइंट रखने के लिए कहा गया था। और आज के दिन गढ़वी के स्टूडेंट की उनके कॉलेज में आने से ही रोक लगा दी गई थी। बैंक की अथॉरिटीज निश्चिंत थी कि इस बार चीटिंग नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। हर एग्जाम देने वाले को अंदर घुसने से पहले कई सारी चेकिंग से होकर गुजरना पड़ता। जूते उतार कर अंदर जाने के लिए कहा जाता। लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही को टी-शर्ट पहनकर आने के लिए कहा गया। किसी भी तरह का गैजेट लेना साफ तौर पर बैन था। पूरी तरह से आज गढ़वी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में अनसेट जी सिक्योरिटी का पालन किया जा रहा था। लेकिन चीटिंग तो होनी ही थी, क्योंकि गढ़वी के स्टूडेंट्स ने एडवांस में पैसा जो ले लिया था और किसी भी सूरत में वो पैसा लौटाने वालों में से तो कतई नहीं थे। तो स्टूडेंट्स ने प्लान बनाया और वो प्लान सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी हुआ। बैंक वालों को कानों कान खबर भी नहीं हुई कि कब उनकी PO की एग्जाम में चीटिंग हो गई। उन्हें इस बात का अंदाजा अगले दिन के पेपर से लगा, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण वो इस बात को साबित न कर पाए कि चीटिंग हुई भी है या नहीं। जब उन 5 चीटर्स का काम हो गया तो वो एडवांस के अलावा बाकी का पैसा देने के लिए नागपुर मेट्रो के ऑफिस के पास एक बंदे से मिलने आए। वो बंदा गढ़वी का ही स्टूडेंट था, हेलमेट पहना था। 5 में से एक चीटर ने कहा, सर अगर हो सके तो उस इन्विजिलेटर से हमें मिलवा दें, हमें उनके पैर पड़ने हैं। अगर वो नहीं होते तो हम एग्जाम पास ही ना कर पाते। ये सब कुछ उनकी बदौलत ही हुआ है कि हमारे बरसों से अटका बैंक PO का पेपर निकल गया। तो प्लीज आप उनका पता बताएं।
हमें उनके पैर छूने हैं। 11वीं का स्टूडेंट ने अपना हेलमेट उतारा और बोला, तो छू लो पैर। चीटर जनता पहचान गई कि ये वही है जो इन्विजिलेटर बनकर आया था, और ये इन्विजिलेटर कोई और नहीं, साहिब ही था। 11वीं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस नागपुर शहर से थोड़ा दूर था, इतना दूर कि नेशनल हाईवे का बाईपास 11वीं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस नागपुर शहर से थोड़ा दूर था, इतना दूर कि नेशनल हाईवे का बाईपास लग जाया करता था। शहर से इतना दूर होने के चलते यहाँ पर इतनी आबादी आती जाती नहीं थी। इनफैक्ट कॉलेज के पास में एक भी ऐसी दुकान, घर या मकान नहीं था जिससे ये स्पष्ट हो पाए कि ये इलाका रिहायशी इलाका है। और जिस प्रकार खाली दिमाग शैतान का घर कहा जाता है, उसी प्रकार से 11वीं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कॉलेज और उसके पास का खाली इलाका भी शैतान का घर था। पूरे कॉलेज में सारी ब्रांच के हर बच्चे को गिन लिया जाए तो मात्र 65 बच्चे निकलते थे। किसी ब्रांच में 1 या 2 बच्चे, या किसी साल में 1 या 2 बच्चे। सब के सब इस कॉलेज को इसकी कम फीस के कारण झेलते थे। लेकिन कुछ बच्चे इस कॉलेज को कमाने का जरिया मानते थे। ऐसे थे कुछ 30 बच्चे, जिसमें से 5 मेन थे, छोटू, शुक्ला, अजय, पठान और साहिब। ये 5 लोग पूरे कॉलेज से हर तरह का धंधा चलाते और बाकी 25 बंदे बंदियों को मुंह बंद रखने के पैसे देते। इसलिए जितना भी ये लोग कमा कर लाते उसके 6 हिस्से होते, 5 इन 5 के और छठा 25 लोगों का। ये सारा कार्यक्रम होता कॉलेज के पास बनी चाय की टपरी पर। वहां पर बैठकर छोटू, शुक्ला, अजय और पठान साहिब का इंतजार कर ही रहे थे कि कब वो आए और पैसा बराबर में बांटा जाए। लेकिन साहिब को आने में देर लग रही थी। इतने में टपरी वाले भैया बोले, क्या चमगादड़ों की तरह यहाँ पर कुंडली जमाए बैठे हो बे? नहीं आएगा तुम्हारा दोस्त? शुक्ला ने उसकी दुकान पर रखे डब्बे में से नान खटाई निकालते हुए कहा, ओ मौसा, तुम अपना काम करो ना यार, हर बार का तुम्हारा यही रोना है। जब भी वो लेट होता है तो कहते हो कि लड़की के साथ भाग गया होगा, नशा करके सो गया होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। और ये बात तो तू भी मानता है कि भले ही हम चारों निहायती हराम के जने हों, मगर साहिब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टपरी वाले मौसा ने टोंट मारते हुए कहा, हाँ हाँ सही बात है, अब तुझे बिना कुछ काम किए पैसा बराबरी से मिलने वाला है तो उसकी चाटना तो बनता है। शुक्ला उस पर नान खटाई का जार फेंक कर हमला करने ही वाला था कि तभी बाकी तीनों ने उसे रोक लिया। पठान बोला, क्या कर रहा है यार शुक्ला? शुक्ला बोला, अबे तो क्या करूं, इस मौसा का मुंह ही बंद नहीं होता। साला चाय मीठी बनाता है लेकिन मुंह से कड़वा जहर ही निकालता है, फड़वा। पठान ने उसे बिठाते हुए कहा, ज्यादा लोड न लिया कर, तू जानता है ना इस मौसा को, कुत्ता है साला। बस इसको अपनी दुखती नफ्स पता है, इसलिए अपन इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहीं इसने इन्फॉर्मर बनकर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी ना तो अपन 5 की लंका लग जाएगी। इतने में उन सभी के कानों में एक आवाज आती है, किसकी लंका लग रही है भाई लोगों? सभी पलट के देखते हैं तो पैसों का एक बैग लेकर साहिब उनकी तरफ आ रहा होता है। साहिब को देखकर उन सबके चेहरे खिल उठते हैं। शुक्ला और पठान जो बैठे हुए थे वो भी अपनी जगह से उठ जाते हैं। अजय आकर साहिब के गले लगता है और उसके हाथ से बैग लेकर सबके सामने टेबल पर रख देता है। अजय इन चारों में सबसे झक्की आदमी था। उसे दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ धंधा दिखता था। अजय बैग को खोलने ही वाला था कि तभी साहिब कहता है, अरे अरे अजय, क्या कर रहा है? अजय उतावला होकर कहता है, पैसा बांटने के लिए पैसा निकाल रहा हूं यार। साहिब बोला, यार तुम लोग भूल कैसे जाते हो कि हम लोगों का पैसा बांटने को लेकर रिवाज क्या है? पठान बोला, अरे हाँ यार, ये साला कुछ याद ही नहीं रखता। साहिब बैग खोलकर 2-2 हजार के 5 नोट निकालकर मौसा को देता है और मौसा उस पैसे को अपने माथे से लगा लेते हैं। ये दरअसल उन लोगों का एक रिवाज था जहां पर वो जितने भी पैसे, जो भी नोट्स आए हों, उसके शुरुआती 5 नोट निकालकर मौसा को देते थे
मौसा यूं तो 24 घंटे टपर टपर बोला करता था, लेकिन पैसा लेते टाइम एकदम क्यूट सी बिल्ली बन जाया करता था। शुक्ला ने साहिब से कहा, ये बंटवारा तो अपन करते रहेंगे, पर तू ये बता कि इतनी देर कैसे लग गई तुझे यहाँ आने में। साहिब बोला, अरे वो चौमू लोग सारे मेरे पैरों में गिर पड़े यार। उनको लगा ही नहीं था कि चीटिंग हो भी पाएगी, लेकिन अपना प्लान तो सॉलिड था। पठान बोला, हाँ यार, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कोई इन्विजिलेटर बनकर भी चीटिंग करवा सकता है। गजब यार। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। साहिब बोला, पूछना। पठान बोला, जो इन्विजिलेटर तेरी जगह पर ड्यूटी देने के लिए अलॉट हुआ होगा, वो कहाँ गया? साहिब ने यह सुनकर अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान बना ली। पठान समझ गया और बोला, क्या बात कर रहा है, उसकी भी गाड़ी? शुक्ला और अजय समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर आंखों ही आंखों में साहिब ने क्या बोला और पठान क्या समझ गया। अजय ने कहा, अब तुम लोगों की आंख मिचोली हो गई हो तो हम पैसा बांट लें। शुक्ला ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं साहिब, पहले तू बता कि आखिर तूने उस इन्विजिलेटर का किया क्या? साहिब बोला, अरे कुछ नहीं यार, उसकी गाड़ी उठवा ली थी। शुक्ला बोला, क्या? अबे तू पागल वागल हो गया है क्या? तूने उस इन्विजिलेटर की गाड़ी चोरी कर ली ताकि वो इतनी दूर ड्यूटी पर ना आ सके? साहिब बोला, अबे ढपोर चंद, चोरी नहीं की है, उठवा ली है। शुक्ला को समझ में नहीं आया। वो बोला, मतलब? साहिब बोला, अरे अपने 3 ईयर का सीनियर है मकरंद, उसकी दुकान है मैकेनिकल पार्ट्स की, तो ये जो इन्विजिलेटर की गाड़ी है वो उसने कुछ 10 घंटे के लिए उठा ली है। अब वो उसमें से महंगे वाले स्पेयर पार्ट्स निकाल कर पतले वाले टिका देगा, और जब पुलिस गाड़ी को ढूंढने निकलेगी तो उन्हें गाड़ी सही सलामत हालत में मिल जाएगी। इन्विजिलेटर का भी फायदा, मकरंद का भी फायदा। क्या कहता है? शुक्ला बोला, सही है यार, तू तो न जाने एक ही तीर से कितने निशाने लगा लेता है। मान गए भाई। अजय बोला, चलो अब तुम लोग मान मुना गए हो तो पैसा बांट लें। अजय एक एक करके नोटों की गड्डी निकालता है। पूरे 5,90,000 रुपए निकलते हैं। अजय इन रुपयों को देखकर कहता है, तो ठीक है, छठा हिस्सा 1 लाख निकाल देते हैं, तो बचता है 4,90,000, और हम चारों में ये जाएगा तो होगा 98,000 रुपए ईच। शुक्ला बोला, वाह रे बनिया, क्या दिमाग पाया है, कितना फास्ट कैलकुलेशन। ये बोलकर शुक्ला ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया था, लेकिन अजय ने हाथ को हटाते हुए कहा, अबे जा, बाप को मत बता कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। मेरा तो अभी इस बात पर दिमाग खराब है कि साला मेहनत करें हम, प्लान को बनाएं हम, हर काम करें हम, और वो साले 25 लोग बैठकर लाख रुपए के मजे लें। साहिब ने कहा, उतावला मत बन बे, वही 25 लोगों की वजह से तू इस कॉलेज के अलावा बाकी के कॉलेजेस में भी माल और जॉइंट बेच पा रहा है। वो तो शुक्र मना कि अभी सिर्फ एक हिस्सा ही मांग रहे हैं। ये बात याद रहे कि वो 25 हैं, अपन 5 हैं। उनकी यूनिटी अपने लिए खतरनाक है और अपनी यूनिटी उनके लिए खतरा है। ये चारों लोग पैसों के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी साहिब ने देखा कि छोटू यहाँ नहीं है। उसने सभी से पूछा, अरे ये छोटू कहाँ गया? पठान बोला, अरे इधर ही है, कैंटीन के पीछे, अभी मेरे से लाइटर लेकर गया है। साहिब ने छोटू का नाम चिल्लाया और छोटू भागा भागा आया। छोटू के मुंह से फूंकने की स्मेल बड़ी आ रही थी। साहिब ने अपनी नाक बंद करते हुए कहा, क्या यार छोटू, तेरे से एक काम ठीक से नहीं होता। छोटू ने अपने माथे पर खुजली करते हुए कहा, कौन सी लड़की? साहिब ने झल्लाते हुए कहा, अरे वो जिसका एडमिशन का काम तुझे दिया था, उसका एडमिशन सेंट जॉर्ज कॉलेज में कराना था और तूने शांताराम में करा दिया, गधे। छोटू ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा, ओ अरे हाँ, याद ही नहीं रहा। पठान ने कहा, ये सब सस्ते नशों का कमाल है। साहिब बोला, अरे ये कैसे सस्ते नशे हैं यार, जहां पर पैसे लेना बराबर याद रहता है, पर एडमिशन कहाँ कराना है ये बिल्कुल याद नहीं। छोटू बोला, सॉरी यार, तू पेपर दे, मैं अभी जाकर उस लड़की से वापस उसकी आईडीज वगैरह लेकर आता हूँ और साइन करवाता हूँ। साहिब बोला, महाशय अभी इस वक्त कहाँ चले, सो गई होगी वो उसके घर वालों के साथ। छोटू बोला, अरे नहीं सो रही है। साहिब बोला, सो गई होगी। छोटू बोला, नहीं सोई है। साहिब बोला, अरे मैं कह रहा हूं ना सो गई होगी। छोटू बोला, भाई मैं बोल रहा हूं कि नहीं सोई है।
साहिब ने झल्लाते हुए कहा। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है? छोटू बोला, क्योंकि वो मेरे फ्लैट पर है आज सुबह से। ये बोलकर वो साहिब के हाथ से पेपर लेकर निकल जाता है और साहिब शॉक रह जाता है। छोटू नामक प्राणी की दो ही कमजोरी थी, एक नशा और दूजा लड़कियां। ऐसा नहीं था कि उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को ही पूरा करना था, लेकिन महिलाओं ने तो कई बड़े बड़े महात्माओं की तपस्या को भंग करके रखा था। तो फिर ये छोटू तो खुद आगे से होकर अपनी तपस्या भंग करवाने को लेकर उतारू था। छोटू के जाने के बाद साहब ने सभी से कहा, यार तुम्हें नहीं लगता कि ये छोटू किसी दिन अपना धंधा डुबा कर रहेगा? अजय बोला, अरे छोड़ ना, जब तक काम अच्छा कर रहा है, पैसा लेकर दे रहा है, तब तक सब ठीक है। साहब बोला, यार अजय, सिर्फ पैसों की बात नहीं है, हर दिन इसके फ्लैट पर कोई ना कोई होती ही है। इंफॉर्मेशन लीक होने का खतरा है। वैसे ही अपना काम वायदे का है, जरा सी बात लीक हुई तो सबको उम्र कैद हो जाएगी। पठान बोला, अरे यार, हम जानते हैं कि तू हम सबको उम्र कैद नहीं होने देगा, और क्यों छोटू की टेंशन लेता है? अभी फर्स्ट ईयर में है ना, इसलिए इतना चंचल है। साहिब बोला, अभी तो अपन लोग कौन सा पीएचडी करके बैठे हैं, सेकेंड ईयर में ही हैं हम। और ये छोटू कौन सा इस साल अपन लोगों से जुड़ा है? काम तो ये तब से कर रहा है जब से 12वीं में था। पठान बोला, हाँ भाई, पर उम्र में छोटा है, छोड़ उसको, मैं देख लूंगा। तू ये बता कि अगले हफ्ते से अपन लोगों की एग्जाम होनी है, उसका क्या करना है? साहिब बोला, क्या करना है? वही करना है जो हर बार करते हैं, तुम लोग चीटिंग करना। शुक्ला बोला, और तू? साहिब बोला, तुझे साले हर बार बताना पड़ता है कि मैं चीटिंग नहीं करता। शुक्ला बोला, क्या नाटक है यार तेरे, तू साले हमको स्लो पॉइजन पिलाकर खुद अमृत पान करता है। हाँ, तू भी कर ले चीटिंग। साहिब बोला, तो तुम लोग एक काम क्यों नहीं कर लेते, पढ़ क्यों नहीं लेते? और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें पढ़ाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन तुम साले बिल्ली के गू पढ़ना ही नहीं चाहते। शुक्ला बोला, अरे तो कहां से पढ़ें, क्लास में ना फैकल्टी आती है ना ही बच्चे, और धूल खाती जंग वाली मशीनों पर कैसे काम किया जाता है ये तो किसी ने सिखाया ही नहीं। एक और बात, तेरी तरह रटने की क्षमता हम लोगों में नहीं है, इसलिए माफी कर, अपने लिए तो ये धंधा ही काफी है, पढ़ाई जाए भाड़ में। साहिब बोला, और मेरे लिए ये धंधा सब कुछ नहीं है, तुम लोगों के साथ हूँ, थोड़ा पैसा घर पे दे देता हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। इससे थोड़ा पैसा बन जाए तो दिल्ली जाकर खुद से एमटेक करूंगा। अजय बोला, क्या यार, पैसा बिगाड़ेगा एमटेक में? साहिब बोला, मुन्ना, जिंदगी बिगाड़ने से तो अच्छा ही है कि पैसा बिगाड़ लो। ये बोलकर सारे बंदे चुप हो गए। वहां बैठे लोगों में देखा जाए तो एक साहिब ही था जिसके जीवन में कुछ करने के एस्पिरेशंस भी थे, वरना पठान, शुक्ला, अजय और छोटू, इनको तो 19-20 की उम्र में ही जीवन पर गिव अप मार चुके थे। थोड़ी ही देर में सभा समाप्त हुई और सभी अपने अपने घर को रवाना हुए। साहिब के लिए किसी डील के बाद पैसे बांटकर घर जाना मुश्किल होता था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे कोई महापाप कर रहा है वो, जो कि सही भी था। उसे ऐसा लगता था कि घर वालों ने उसे पढ़ने के लिए भेजा है, लेकिन वो पढ़ाई के अलावा सारे काम कर रहा है। जब तक साहिब घर पहुंचा, रात के 10 बज चुके थे। उसे लगा कि मम्मी और दीदी अभी तक सो गई होंगी, इसलिए उसने चुपके से गाड़ी पार्क की और घर के गेट को अपनी डुप्लीकेट चाबी से खोला। वो गेट तो खोल ही रहा था कि इतने में अंदर से मम्मी ने गेट खोल दिया। मम्मी ने खांसते हुए कहा, आ गया तू। वैसे तो साहिब ने हर काम चुपके चुपके किया था, लेकिन मम्मी को इस तरह से जगा हुआ देखकर उसे लगा कि कहीं उसने आवाज तो नहीं कर दी। उसने कहा, मम्मी, सोई नहीं अभी तक आप? मम्मी ने कहा, सो रही थी, मगर तू आ गया था ना। साहिब बोला, पर मैंने तो कोई आवाज ही नहीं की। मम्मी मुस्कुराई और बोली, अरे मैं तो तेरी आहट से जान जाती हूं कि तू आया है। चल हाथ पैर धो ले, मैं थाली लगा देती हूँ। ये बोलकर मम्मी किचन में और साहिब वॉशरूम में चला गया। जब वो बाहर आया तो मम्मी थाली लगाकर डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रही थी। मम्मी ने कहा, आजा आजा, देख तेरी पसंद की भिंडी बनाई है।
साहिब ने अपने हाथ पोंछे और चेयर पे बैठते हुए कहा, आपने खाया? मम्मी बोली, नहीं, आज मेरा उपवास था, इसलिए एक समय ही खाया। साहिब ने टॉन्ट मारते हुए कहा, देख रहा हूं कि आजकल कुछ ज्यादा ही उपवास करने लग गई हो। मम्मी ने हंसते हुए कहा, तेरे लिए ही तो कर रही हूं बेटा। अब तू जो इतना काम करता है, पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता है, इतनी रात को बच्चों को ट्यूशन देकर घर आता है। ट्यूशन वाली बात सुनकर साहिब को ठसका लग गया। मम्मी ने उसे हड़बड़ी में पानी का ग्लास दिया और साथ ही साथ उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, कितनी बार बोला है कि खाते खाते बात नहीं किया करते। दरअसल मम्मी और दीदी को साहिब ने यह बताया था कि साहिब कॉलेज की पढ़ाई करने के साथ बच्चों को ट्यूशन में मैथ्स पढ़ाता है। इस बात की ऑथेंटिकेशन के लिए उसने माथुर सर नाम के एक टीचर से बात कर ली थी। माथुर सर की शहर के स्टडी सेंटर में एक दुकान थी, जहां पर वो 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाया करते थे। माथुर सर के बारे में ये बात पूरे शहर में परिचित थी कि उनके यहाँ से पढ़े बच्चों का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन ऐसा था नहीं, उनके पढ़ाई में ऐसा कोई खास बात नहीं थी। खास बात थी तो उनके इंस्टीट्यूट की एक फैकल्टी में, जो था साहिब गुप्ता। साहिब बच्चों की फर्जीवाड़े से गवर्नमेंट कॉलेज में भर्ती करवा दिया करता था और माथुर सर के क्लास के पिछले 1.5 साल में मुनाफा हो जाया करता था। As simple as that. माथुर सर टेस्टिमोनी के लिए कभी कभी घर आ जाया करते थे और मम्मी दीदी के सामने साहिब की बहुत बड़ाई करते। मम्मी दीदी खुश हो जाती और ये मान भी जाती कि साहिब बहुत अच्छी जगह काम करता है। बाकी का खाना साहिब ने गिल्ट में खाया। मम्मी दिन भर की बातें बताती रही और साहिब उन्हें बस चुपचाप बिना किसी एक्सप्रेशन के सुनता रहा। कुछ गुनाह इंसान के सोने से पहले हर रात चुपते हैं। उनमें से एक गुनाह ये था, साहिब दिन भर तो भागा दौड़ी अपने धंधे और पढ़ाई में निकाल लिया करता था, लेकिन रातें नहीं कटती थी। एक अजीब सी हॉलोनेस रहा करती थी और अक्सर ये हॉलोनेस उसे अपने कॉलेज के पहले दिन की याद दिला दिया करती थी। कॉलेज का पहला दिन। साहिब को भले ही मन माफिक कॉलेज नहीं मिला हो, मगर वो खुश था कि कम से कम उसे कॉलेज तो मिला है। इसी खुशी में उसने अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े बनवाए। नहीं, ऐसा नहीं था कि कॉलेज का कोई ड्रेस कोड था, मगर वो 2 जोड़ी कपड़े, उन्हें साहिब अपना ट्रेडमार्क बनाना चाहता था। वो चाहता था कि वो शुरुआत में जाकर कुछ चीजें निर्धारित कर ले, जिनके बाद से इन सब पर उसका ध्यान न जाए। वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करे। लेकिन सपनों के बनने में एक उम्र लग जाती है और उनके टूटने में एक पल भी नहीं लगता। क्लास के पहले दिन साहिब ने देखा कि उसकी क्लासरूम में मात्र 24 बच्चे हैं। साहिब को लगा कि शायद उसकी ब्रांच में एडमिशन्स कम हुए होंगे, लेकिन तब उसका दिल और भी टूट गया जब उसे पता चला कि ये 24 बच्चे 8वें डिपार्टमेंट्स को मिलाकर आए हैं। साहिब इस बात में बहुत यकीन करता था कि एक कॉम्पिटिटिव माहौल का होना बहुत जरूरी है। अगर माहौल अच्छा है तो इंसान बिल्कुल ग्रो कर सकता है, लेकिन माहौल के नाम पर उस क्लास में अजीब ही कुछ चल रहा था। लड़के स्पाइक्ड बाल, फटी जीन्स और छोटी टी शर्ट पहनकर क्लास में आए थे। किसी को भी देखकर नहीं लग रहा था कि वह इंजीनियरिंग या साइंस को लेकर जरा सा भी सीरियस है। सारे के सारे बस अपने कॉलेज फैसिनेशन को पूरा करना चाह रहे थे। साहिब ने सोचा कि चलो, भले ही बच्चे कैसे भी हों, फैकल्टीज तो दमदार होंगे। 5 फैकल्टीज आए, जिनमें से 3 ने बस अपनी ग्रेजुएशन खत्म होते ही इसी कॉलेज को ज्वाइन कर लिया था। उनमें से भी 2 इसी कॉलेज से थे और तो और उन्हें कोई शर्म भी नहीं थी इसकी जानकारी देने में। साहिब ने जब ये सुना तो उसके कान सुन्न रह गए, क्योंकि उसके बाकी के दोस्त IITs, NITs, IIITs या शहर के अच्छे कॉलेजेस में थे और वो एक 3rd क्लास कॉलेज में। साहिब वो दिन कभी भी नहीं भूल सकता था। उसकी सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस धरी की धरी रह गई थी। ये बिल्कुल वैसा एहसास था जैसा पहली माशूका के छोड़ने के बाद आता है। साहिब घर आया
और किसी से बिना कुछ कहे फूट फूट कर रोने लगा। उसे यकीन हो गया कि उसके आने वाले 4 साल जहन्नुम में बीतने वाले हैं। पूरे जुलाई से लेकर अगस्त तक साहिब उसकी क्लास से घर आने के बाद तकिए में मुंह दबाए रोता ही रहा। उसका ये गम कोई समझ ही नहीं सकता था और वो ना ही किसी को ये बात बता सकता था। फाइनेंशियल कंडीशन उसकी खराब थी, तो इसी वजह से उसे ये कॉलेज TFW में लेना पड़ा। कहीं ना कहीं दोष उसके घर की माली हालत का ही था, मगर वो ये बात कहता तो किससे? घर वालों से जितना बन पड़ा उन्होंने किया, और अब कॉलेज छोड़ना कोई ऑप्शन था भी नहीं। करीब 1 महीने के रोने गाने के बाद साहिब समझ गया था कि उसे इस 4 साल के वनवास को काटना ही था। उसके दोस्तों की तरह उसकी कोई फ्रेशर्स पार्टी, बैच पार्टी या नाइट आउट्स वगैरह नहीं होंगे। लेकिन साहिब इन सब में अकेला ऐसा नहीं था जो TFW से आया था। बाकी के लोगों में से एक शुक्ला भी था। शुक्ला के घर की हालत भी सेम ही थी, इसलिए उसे भी ये कॉलेज TFW में मिला था। शुक्ला और साहिब दोनों को जब पता चला कि 24 बच्चों में से वो 2 ही हैं जो TFW से आए हैं, तो दोनों साथ साथ रहने लगे। दोनों कहीं ना कहीं बाकी की क्लास से बहुत अलग थी। बाकी की जनता इस कॉलेज में बस टाइम वेस्ट करने आई थी, लेकिन शुक्ला और साहिब पढ़ने आए थे। पहले के 2 महीनों में ही 5 में से 3 फैकल्टी कॉलेज छोड़कर जा चुकी थी। अब बचे 2 लोग जो क्लास में आते ही नहीं थे। इस वजह से पूरी क्लास आवाराओं की तरह घूमती हुई मिलती थी, मगर शुक्ला और साहिब लाइब्रेरी में बैठे रहते, बिना किसी लाइब्रेरियन वाली लाइब्रेरी में। दीमक वाली बुक्स निकाल निकाल कर वो लोग पढ़ते रहते। क्लास के बाकी बच्चे क्लास में क्रिकेट खेलते और ये दोनों दुनिया से बेखबर बस पढ़ रहे होते। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि बुराई को अच्छाई पसंद नहीं होती, और फिर वही हुआ जिसका डर था, बुलिंग। क्लास के बाकी सभी ने इन दोनों को गे कपल घोषित कर दिया। शुरू में तो इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाद में ये बुलिंग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। अब तक ये बुलिंग लाइव हुआ करती थी, लेकिन अब जाकर ये बुलिंग सोशल मीडिया अकाउंट पर होने लगी। क्लास के कुछ बदमाश बच्चे उन दोनों की फोटोशॉप के जरिए ऐसी ऐसी अश्लील फोटोज पोस्ट करते थे, उनका सोशल मीडिया एक्सेस करना ही दुर्भर हो गया था। दोनों बाकी पूरी क्लास से उलझना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने परिणाम स्वरूप अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर दिए। जालिमों को जब ये पता चलता है कि उनकी सुनी जा रही है, तब उनके जुल्म और भी बढ़ जाते हैं। कॉलेज के दूसरे ही महीने में उन दोनों को इतने खौफनाक मंजर से गुजरना होगा, ये उन्होंने सोचा नहीं था। गढ़वी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी। ज्यादा एडमिशन्स ना होने की वजह से उस बिल्डिंग का निर्माण कार्य रुक गया था। सीमेंट, रेती, गेटी की बोरियां वहां बड़ी पड़ी रहती थी, और इस तरह से साउंड प्रूफ होने की वजह से वहां पर पूरा कॉलेज करता था मेकआउट, चाहे वो सीनियर्स हों या जूनियर्स हों। उस बिल्डिंग में घुसते ही कॉन्डोम के पैकेट्स पैरों में चिपक जाते थे। कई बार तो ऐसा भी होता था कि इतने कॉन्डोम के पैकेट्स होते थे कि लोग चलते चलते फिसल जाते थे। ये बात उस कॉलेज में मौजूद हर किसी को पता थी कि वहाँ क्या हो रहा है, पर डूबते जहां को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आता, ना फैकल्टीज ना अथॉरिटीज। उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, वो ये कि इस बिल्डिंग का रास्ता एक शॉर्टकट होता था कैंटीन जाने के लिए। कॉलेज में जो 10-15 लड़कियां थीं, वो तो सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते यहाँ से जाना प्रेफर नहीं करती थी, लेकिन बंदे लोग यहाँ से जाते थे, वो भी बड़े चाव से। पर ये प्लस पॉइंट कब साहिब और शुक्ला का माइनस पॉइंट बन जाएगा, ये उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था। काश कि उन्हें पता होता। एक दिन की बात है जब शुक्ला और साहिब रेसेस में क्लास से कैंटीन की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वो दोनों उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में घुसे, वैसे ही 4 नकाबपोश लड़कों ने उन्हें घेरा। उन 4 ने पहले तो दोनों को बहुत मारा, तबीयत से मारा,
इतना मारा कि एक की नाक से और दूजे के मुंह से खून बहने लगा। दोनों ने मदद के लिए बहुत आवाजें लगाई, चीखे, चिल्लाए, लेकिन कोई भी जवाब न मिला। मिली तो बस मार, बेहिसाब मार। एक समय बाद वो दोनों बेहोश हो गए। उसके बाद इन 4 हैवानों ने सबसे पहले तो उन दोनों के कपड़े उतारे, एक गद्दा लेकर आए और उस पर इन दोनों को लेटाकर इनकी फोटोज लेना चालू। जो काम अभी तक फोटोशॉप ऐप पर होता था वही काम अब असलियत में हुआ। दोनों की बहुत सारी फोटोज लेने के बाद उन्हें वहीं छोड़ दिया और चारों नकाबपोश लोग वहां से निकल पड़े। साहिब और शुक्ला की तबीयत बद से बदतर होती जा रही थी। दोपहर से रात हो गई थी। इन दोनों को अभी तक होश नहीं आया था। तभी रात के 9 बजे पठान वहां से गुजरता है। पठान नागपुर से नहीं था, वो बाहर से यहाँ पढ़ने आया था। वैसे तो वो शुक्ला और साहिब का सीनियर था, लेकिन फेल होने के कारण अब उनकी ही क्लास में था। पर पठान उनके साथ बैठता नहीं था। पठान जूनियर्स के साथ बैठना अपनी शान के खिलाफ समझता था। इसलिए वो सुबह सुबह अपने पुराने वाले बैचमेट्स के साथ रहता और शाम होते ही वर्कशॉप में जाकर खटपट करता रहता। रात होने के बाद ही वो अपने रूम में जाया करता। पर उस दिन घर जाते समय उसने अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कुछ गजब ही देखा। क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में प्रॉपर लाइट्स नहीं थी, इसलिए वो मोबाइल की लाइट्स चालू करके वहां से गुजरता था। पर उस दिन वहां से गुजरते समय उसने देखा खून। आज तक वो उस बिल्डिंग में कॉन्डोम के फटे हुए पैकेट्स देखता था, पर आज खून देखकर वो चौंक पड़ा। पठान ने इस खून को फॉलो किया और गया सीमेंट और रेती से भरे उस कमरे में जहां पर साहिब और शुक्ला पड़े हुए थे। पठान ने देखा कि उन दोनों के हाथ और पैरों को बांधा गया है और मार खा खाकर उनके मुंह में सूजन आ गई है। साहिब धीमे धीमे करहाते हुए पानी पानी कह रहा था, पर शुक्ला तो पूरी तरह से बेसुध हुआ पड़ा था। पठान ने 2-3 फोन घुमाए और अपने बैचमेट्स को बुलाकर उन दोनों को पास ही के एक हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में जाकर पठान अगली सुबह तक वहीं रुका था, जब तक उन दोनों को होश नहीं आ गया था। सुबह जागने के बाद सबसे पहले पठान ने उन दोनों के मुंह से कल की घटना के बारे में सुना। सब कुछ सुनने समझने के बाद पठान ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों ने पैदा होते ही अपने कटवा क्यों नहीं लिए यार? शुक्ला और साहिब को समझ में नहीं आया। शुक्ला ने कहा, सॉरी सर, मैं कुछ समझा नहीं। पठान ने उसकी चोट पर हाथ रखते हुए कहा, अबे औरत है क्या जो बात बात पर सॉरी बोल रहा है? तुम दोनों से बड़ा नामर्द मैंने आज तक नहीं देखा। अरे क्लास के लोग तुम्हारी इतनी समय से मार रहे हैं हर तरह से, और तुम दोनों हो कि छुई मुई फूल की तरह अपनी मरवाते जा रहे हो। सालों मर्द बनो मर्द, जाकर बदला लो। शुक्ला बोला, लेकिन सर हम तो यहाँ पर पढ़ने आए हैं ना। पठान ने अपना माथा पीटते हुए कहा, साला इस साल का बैच ही गंदा आया है। अबे ना मर्दों, तुम्हें क्या लगता है इस तरह से मार खा खा कर तुम लोग पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे। और अभी ये तो तुम्हारे बैच के ही बंदे हैं। सोचो तब क्या होगा जब खूंखार सीनियर्स को इस बारे में पता चलेगा। अभी तो तुम्हारे वालों ने तुम्हें नंगा करके तुम्हारी फोटो ही ली है। सीनियर्स तो इतना लिहाज भी नहीं करेंगे, वो तो सीधा तुम्हारी। पठान को आगे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये दोनों साफ समझ गए। अगले दिन शुक्ला और साहिब ने अपने सिलाए हुए कपड़ों में आना छोड़ दिया। जीन्स और टी शर्ट और साथ में हॉकी और क्रिकेट बैट लेकर वो आए। जैसे ही वो दोनों अंदर घुसे, क्लास के एक गुट ने कहा, लो आ गई महिला क्रिकेट टीम। जिस बंदे ने ये बोला था उसका नाम कुणाल था। साहिब और शुक्ला ने सोच लिया था कि मारेंगे सिर्फ एक को और बाकियों को उसकी मिसाल देंगे। वो दोनों अपने हथियार के साथ कुणाल के पीछे भागे। कुणाल उन्हें चिढ़ाते हुए क्लास से बाहर भागा। वो भागते भागते उन्हें चिढ़ाते भी जा रहा था, पर तभी कुणाल स्टेयरकेस पर चलने लगा। कुणाल बहुत ही बेढंगे तरीके से चल रहा था, दौड़ रहा था। वो बस ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच ही गया था, तभी से पहली सीढ़ी पर से उसका पैर फिसल गया और पैर का फिसलना उसके लिए घातक साबित हुआ। कुणाल सर के बल नीचे गिरा।
लेकिन पूरी सीढ़ियों पर खून की एक बूंद भी नहीं थी। शुरू में सभी को लगा कि वो मर गया, लेकिन 2 दिन के बाद ये पता चला कि वो जिंदा है, और जिंदा से बुरी हालत में है, यानी कि उसका लेफ्ट साइड पूरी तरह से पैरालाइज हो गया है। क्लास में किसी ने भी साहिब और शुक्ला के खिलाफ गवाही नहीं दी। एक्चुअली वो दे ही नहीं पाए, और ये क्लास में उनके खौफ के दौर की शुरुआत थी। पूरे कॉलेज में ये बात जोरों शोरों से पता लग गई थी कि 2 गुंडे आ गए हैं जो आदमी को मौत के द्वार तक ले जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी कुणाल को गिरते हुए नहीं देखा। इसलिए सभी को ये विश्वास था कि साहिब और शुक्ला ने ही उसकी ये हालत की है। अब साहिब और शुक्ला पूरी चौड़ के साथ पूरे कॉलेज में घूमा करते थे। छोकरी से लेकर फैकल्टी तक उन्हें सैल्यूट मारते थे। पूरे कॉलेज में उस समय हर ब्रांच और ईयर को मिलाकर लगभग 150 बच्चे थे, और वो सारे ही अब साहिब और शुक्ला से उलझना नहीं चाहते थे। जब पठान ने देखा कि उन दोनों की धाक पूरी तरह से जम गई है, तब उसने इन दोनों लड़कों को अपने पास बुलाया वर्कशॉप में। वर्कशॉप में जब वो दोनों घुसे तो उन्होंने देखा कि पठान किसी चीज की वेल्डिंग कर रहा है। पठान को इस तरह काम में लीन देख शुक्ला ने कहा, अरे भाई, आप काम कर रहे हैं, हम बाद में आ जाते हैं। पठान ने बिना मुड़े बिना देखे कहा, इस वर्कशॉप में लोग आते पठान के कहे पर हैं और जाते भी पठान के कहने पर ही हैं। ये कोई नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं था, एक फुल फ्लेजेड वार्निंग थी। अगले 20 मिनट तक पठान वेल्डिंग करता रहा और ये दोनों बंदे खड़े रहे। फाइनली वेल्डिंग खत्म हुई और पठान ने 2 बिजली के सिंबल वाले लॉकेट बनाए। पठान उठा और एक एक करके लॉकेट्स उन दोनों के गले में डालते हुए कहा, मर्द बनने की खुशी में मैं ये हर किसी को देता हूँ, अपने हाथों से बनाकर, ये लो। जब पठान ये लॉकेट साहिब के गले में डाल ही रहा था, तब साहिब ने उसका हाथ पकड़ लिया। पठान को ये गुस्ताखी अच्छी नहीं लगी। वो कुछ बोले इससे पहले ही साहिब ने कहा, ये मर्द बनने का रिवॉर्ड कम और बकरे को पहनाने वाली माला ज्यादा लग रही है, हलाल करने का इरादा है क्या? पठान ये सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, दिमाग तो है तेरे, जैसे ही मर्द बना दिमाग आ गया। साहिब ने एक स्मर्क के साथ कहा, दिमाग तो था ही पठान, बस डेयरिंग नहीं थी जो तूने दे दी, इसलिए तेरा शुक्रिया। ये बोलकर उसने पठान का हाथ छोड़ दिया। पठान ने लॉकेट पहना दी। पठान अपनी वर्कशॉप वाली गद्दी पर बैठा और बोला, ये निशानियां हलाल करने के लिए नहीं दी हैं, बल्कि हलाल करवाने के लाइसेंस समझो। साहिब को समझ में नहीं आया और शुक्ला को तो पूरी ही बात का कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप थोड़ा क्लियरली बोल सकते हैं कि क्या बातें हो रही हैं? पठान ने सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा, ड्रग यूथ में आजकल बहुत चलता है। शहर के सारे कॉलेजेस में लड़के लड़कियां इसी की बड़ी डिमांड करते हैं। ये माल उन्हें केवल 3 लोग देते हैं, मैं, अजय और छोटू। शुक्ला बोला, अजय पांचाल, वो हमारी क्लास वाला? पठान बोला, हाँ वही। छोटू सप्लाई करता है, अजय पैसा देखता है और मैं माल देखता हूँ। साहिब बोला, और माल आता कहाँ से है? पठान बोला, अभी जहां पर तुम खड़े हो वहां से। शुक्ला ने आसपास देखा और कहा, ये इस वर्कशॉप से? पठान ने हाँ में सिर हिलाया। शुक्ला बोला, कितना किलो माल होगा अभी यहाँ पर? पठान ने कहा, 150 किलो। शुक्ला के तो तोते उड़ गए। उसने कहा, क्या 150 किलो इस जगह से? पठान ने फिर हाँ में सिर हिलाया। साहिब बोला, पर आपके साथ ये 2 लोग हैं ही क्यों? साहिब बोला, पर आपके साथ ये 2 लोग ही क्यों हैं? पठान बोला, ज्यादा लोगों को शामिल करना यानी धंधे की वाट लगाना। इस काम में बात लीक होते देर नहीं लगती। बाकी जिनको पता है उनको पैसे दे ही देते हैं। ये सुनकर साहिब पहले तो मुस्कुराया, फिर थोड़ा और मुस्कुराया, फिर धीमे धीमे हंसने लगा और पल भर में उसकी धीमे धीमे हंसी ठहाके में बदल गई। साहिब ने हंसते हंसते अपने गले में से उस बिजली वाले लॉकेट को निकाला
पठान के हाथ में थमाया और बोला, रहने दे भाई, तेरे से बड़ा गंवार मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तू रहने ही दे भाई, ये धंधा छोड़ दे, वरना मैं खुद लिख कर देता हूं कि तू और तेरे वो दोनों चिलगोजे बेमौत मरेंगे। पठान का खून खौल गया, लेकिन जो साहिब बोल रहा था वो भी किसी एंगल से गलत नहीं था। साहिब हंसते हंसते बाहर जाने लगा। पठान पीछे से आया और वेल्डिंग मशीन उसके गले पर रखते हुए बोला, बेटा, आज तक किसी ने भी मुझसे, पठान से, इस तरह से बात नहीं की। अगर अभी ये मशीन गले पर चला दी ना तो देखियो। साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर इस मशीन की जगह अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिए ना तो देखिए। पठान झल्ला गया और बोला, हाँ तो तू बताना कि क्या करूं। साहिब बोला, मेरी एडवाइस फ्री में नहीं आती, उसके पैसे लगते हैं। पठान को उसका ये एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर साहिब का फैन भी होता जा रहा था। इतने समय में पहली बार कोई उसे उसकी टक्कर का मिला था। पठान बोला, चल दिया, कितना पैसा चाहिए बोल। साहिब बोला, पहले एडवाइस तो सुन लो, अगर पसंद आए तभी देना, मैं वैसे जोर जबरदस्ती नहीं करता। वो दोनों चेयर्स पे बैठ गए। शुक्ला भी बैठने को हुआ था, लेकिन पठान ने उसे घूर कर देखा। शुक्ला की फट गई और वो नहीं बैठा। साहिब ने कहा, पठान भाई, बुरा मत मानना, मान भी लो तो कोई बात नहीं, लेकिन दो सबसे बड़ी भूल जो आप कर रहे हो उसमें सबसे पहला तो ये है वर्कशॉप। यहाँ पर माल रखना यानी माचिस की फैक्ट्री में पटाखों का गोडाउन बनाना। आज नहीं तो कल यहाँ एनसीबी या कोई दूसरा आकर रेड मार देगा और आपकी लंका आगे पीछे हर तरफ से लग जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बेवकूफी ये है कि आप उन लोगों को पैसा दे रहे हो जो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। पठान बोला, मतलब? साहिब ने कहा, जिन लोगों को सिर्फ पता है कि इस गोडाउन में माल भरा है, उन्हें किस बात का पैसा? वो तो बिना बात के पैसा पा रहे हैं। पठान बोला, उनकी जबान की कीमत है लाला। साहिब बोला, उनकी जबान की कोई कीमत नहीं है, उनकी याददाश्त की है। उन्हें बस इतना पता है कि यहाँ इस जगह पर ड्रग्स रखे हैं, और मान लो अगर कल को यहाँ से आपने सामान शिफ्ट कर